नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी प्यारे साथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है तांडव क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन है कि आप जानते हैं कि आपके वर्ग 3 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स की क्लासेस ये चल रही हैं। और लास्ट क्लास में हम मोशन वाले चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे। हमारे सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट जो है फिजिक्स में, वो मोशन वाले चैप्टर का है। तो उसी को आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जहां से हमने लास्ट क्लास को फिनिश किया था वहीं से इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। बोलो हाउ। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स ने इसके पहले की सारी क्लासेस बहुत अच्छे से देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी सिस्टमैटिक क्लास अवेलेबल है। आइदर आप एप्लीकेशन पर या यूट्यूब की प्लेलिस्ट से आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू क्लास देख सकते हैं, है ना। हाँ सर। तो लास्ट क्लास में हमारी जो चर्चा हो गई थी उसके आगे की क्लास की शुरुआत करेंगे। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम देख रहे थे, डिफरेंस देख रहे थे किस किस में। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में, मतलब कि दूरी और विस्थापन में अंतर हम देख रहे थे। तो जहां से रोकी थी क्लास वहीं से शुरू करेंगे। तो हम प्यारे बच्चे दूरी और विस्थापन में अंतर देख रहे थे। तो हमें देखना है आप सभी के साथ दूरी व विस्थापन में क्या अंतर है। तो सर आपने मुझे लास्ट क्लास में एक बात सिखाई थी। आपने मुझे लास्ट क्लास में एक बात सिखाई थी कि चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। आपने मुझे लास्ट क्लास में ये बताया था कि चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। चले गए पथ की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो दूरी और विस्थापन में हमें अंतर देखना है। बोलो हाउ। सर होता क्या है दूरी और विस्थापन, मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका था, एक बार फिर से बताता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। चले गए किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की वास्तविक लंबाई या कुल लंबाई, वास्तविक लंबाई या कुल लंबाई को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। मतलब वास्तव में कोई ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल कर रहा है उसी को क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करूं कि प्यारे बच्चे डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रारंभिक और अंतिम, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। अब यहां से मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, तुम जरा ध्यान से समझना। हम चार प्यारे बच्चे केस लेके चलते हैं। सो पहला केस हमने क्या लिया, पहला केस हमने क्या लिया कि किसी ऑब्जेक्ट ने, फर्स्ट केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस, चार केस लेंगे ताकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन को हम जान सके। सो फर्स्ट केस क्या कह रहा है, देखो। फर्स्ट केस में हमने क्या किया कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसने ए पॉइंट से चलना चालू किया, चलते चलते वो बी पॉइंट तक गया और उसने टोटल कितना किया, मान के चलो 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब फर्स्ट केस में अगर मैं तुमसे पूछूं कि दूरी कितनी है, तो तुम बोलोगे सर दूरी क्या होती है, चले गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। मतलब उसने कुल कितना चला, 10 मीटर चला, तो यहाँ पर क्या है बताओ, दूरी 10 मीटर है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि इस केस में विस्थापन कितना है, तो तुम कहोगे सर प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है, इसके बीच की मिनिमम दूरी भी 10 मीटर है। मतलब इस केस में तुम्हें क्या पता लगा, फर्स्ट केस में तुम्हें ये इंफॉर्मेशन मिली कि फर्स्ट केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर हैं। तो यदि तुमसे कभी पूछा जाए कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, क्या दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। ये देखो आप देख ही पा रहे हो पहले केस में। लेट्स सी सेकंड सिचुएशन लेके चलते हैं आपके साथ, दूसरा केस लेके चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो सेकंड केस आपके साथ ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि किसी ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से चलना चालू किया, किसी ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से चलना चालू किया और ए से चलकर वो कहां तक गया, बी तक गया। फिर उसका मन किया कि वापस आना चाहिए, तो वो वापस कहां गया बताओ प्यारे बच्चे, वापस कहां पर आ गया, सी पर आ गया। मतलब पहले वो 10 मीटर गया, पहले वो 10 मीटर गया, फिर 5 मीटर चलकर वो वापस आ गया, फिर 5 मीटर चलकर वो क्या आ गया, वापस आ गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सेकंड वाले केस में दूरी कितनी है, तो तुम कहोगे सर दूरी होती है चले गए पथ की वास्तविक लंबाई या कुल लंबाई, कि रियल में कोई किसी ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया है उसी को डिस्टेंस कहते हैं। सो देखो अगर मैं दूरी की चर्चा करूं तो पहले ये 10 गया और फिर ये 5 चला, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी यहां देखोगे तो दूरी यहां पर हो जाएगी 15 मीटर हो जाएगी। लेकिन अगर विस्थापन की चर्चा करूं तो इस सेकंड वाली सिचुएशन में अगर आप क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो उसका इनिशियल पॉइंट क्या था,
ए था और फाइनल पॉइंट क्या है सी है, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है 5 होगी, क्योंकि टोटल ये 10 है, ये 5 निकल गई तो ये बची कितनी 5 मीटर, ये बची कितनी प्यारे बच्चे 5 मीटर बची। तो ये प्यारे बच्चे हमारा शुरुआती बिंदु और ये अंतिम बिंदु, इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी बची 5 बची। तो अगर इस वाले केस में विस्थापन देखूंगा तो विस्थापन क्या है बताओ, विस्थापन इस वाले केस में यदि मैं देखूं तो 5 मीटर है, 5 मीटर है। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं तो तुम कहोगे हाँ सर। क्या दूरी विस्थापन से बड़ी हो सकती है तो तुम कहोगे हाँ सर। डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है इस केस में, क्योंकि यहाँ पर वो रिवर्स डायरेक्शन में गया। तो तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि पहले बच्चे दूरी तो वो पहले 10 चला और फिर +5 15 चला, लेकिन विस्थापन कितना है, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की मिनिमम दूरी केवल 5 बची। अब देखो थर्ड सिचुएशन लेके चलते हैं। लेट्स सी दी थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कि किसी ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से चलना चालू किया और चलते 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 वो पॉइंट बी तक गया और टोटल उसने 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। फिर उसका मन किया कि यार मजा नहीं आया, वापस लौट चलते हैं, वापस लौट चलते हैं। फिर वो क्या किया बताओ, बी से चलकर कहाँ आ गया, ए पर आ गया। फिर उसने 10 मीटर की डिस्टेंस रिवर्स डायरेक्शन में चली और वापस आ गया, 10 मीटर गया, 10 मीटर वापस आ गया। तो अगर इस सिचुएशन में थर्ड केस में तुमसे मैं पूछूंगा कि दूरी की वैल्यू क्या है, तो तुम मुझसे कहोगे सर दूरी तो वो होती है चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तुम मुझसे कहोगे सर चले गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। तो दूरी तो चले गए पथ की कुल लंबाई है, तो कुल कितना चला ये 10 गया और 10 आया, 10 गया और 10 आया, मतलब कुल कितना चला, ये 20 मीटर चला। कुल कितना चला, ये 20 मीटर चला। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 20 मीटर चली गई दूरी हो जाएगी। लेकिन अगर इस केस में मैं तुमसे डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन पूछूंगा कि इस केस में विस्थापन कितना है, तो तुम कहोगे सर इसका प्रारंभिक बिंदु ए है, ये ए से चला और ए पर ही वापस लौट कर आ गया, मतलब अंतिम बिंदु भी ए हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए हो गया, क्योंकि वो 10 गया था और 10 ही वापस आ गया। तो जहां से वो गया था वहीं पर वापस आ गया, मतलब इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 हो गई, प्रारंभिक बिंदु भी वही है, अंतिम बिंदु भी वही है, तो उनके बीच की जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 0 हो गया, है ना। तो अगर इस केस में तुम विस्थापन देखोगे तो 0 मीटर आएगा, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु वही हो गया, क्योंकि वो 10 गया था और 10 ही लौट कर आ गया है। इसका मतलब सर एक कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलना प्रारंभ करता है अगर उसी पॉइंट पे वापस लौटाएगा तो इस केस में विस्थापन हमेशा 0 होगा। दूरी 0 नहीं हो रही, डिस्टेंस 0 नहीं हो रही, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या होती है कि एक्चुअल में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल किया वो तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यहां पर 0 नहीं हो रही है। बट यू कैन सी कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन 0 हो रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से ट्रेवल करना शुरू करता है अगर उसी पॉइंट पे वापस रिटर्न आ जाता है तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि दूरी विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, दूरी विस्थापन से बड़ी भी हो सकती है, और तुम देख रहे हो कि दूरी 0 नहीं होती लेकिन विस्थापन 0 भी हो सकता है। एक और केस लेके चलते हैं, एक फाइनल सिचुएशन लेके चलते हैं, फोर्थ केस लेके चलते हैं। तो फोर्थ केस में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, फोर्थ केस में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। तो फोर्थ केस प्यारे बच्चे ये है कि किसी ऑब्जेक्ट ने इनिशियली ए पॉइंट से चलना शुरू किया था, इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से चलना शुरू किया था, चलते चलते वो कहां पर गया, बी पॉइंट पर गया। यहां थोड़ा सा यहां से बना लेते हैं। इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से चलना चालू किया था, चलते चलते वो कहां पर गया था, बी पर गया था, और 10 मीटर की डिस्टेंस वो चला। उसको लगा कि नहीं यार कुछ और चलना चाहिए, वापस लौट चलते हैं। तो वापस वो प्यारे बच्चे 10 मीटर गया था, 10 मीटर वो वापस आया, 10 मीटर वो गया था और 10 मीटर वो वापस आ गया, और उसको लगा कि नहीं यार अभी और चलना चाहिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में प्यारे बच्चों वो 5 मीटर और चला गया, 10 मीटर गया, 10 मीटर वापस लौट आया, 10 मीटर वापस लौट आया। फिर इसी अपोजिट डायरेक्शन में वो 5 मीटर और चला गया, इसी अपोजिट डायरेक्शन में वो 5 मीटर और चला गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं प्यारे बच्चे कि उसने डिस्टेंस टोटल कितनी ट्रेवल करी, तो तुम कहोगे सर डिस्टेंस तो होती है चले गए पथ की कुल लंबाई, कुल कितना चला, पहले वो 10 गया प्लस 10 वापस आया 20 और प्लस 5 25। तो इस केस में अगर तुम दूरी देखोगे, इस केस में अगर तुम चली गई दूरी देखोगे तो वो कितनी निकल के आई, 25 मीटर निकल के आई। लेकिन अगर इस केस में तुम विस्थापन देखोगे तो विस्थापन क्या है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ये अंतिम बिंदु है और ये प्रारंभिक बिंदु है, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस दिशा में नहीं है, विपरीत दिशा में है। तो ध्यान रखना विस्थापन को विपरीत दिशा में नेगेटिव लेते हैं। अगर इस दिशा के विस्थापन को तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले विस्थापन को हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। सो विस्थापन यहां पर 5 नहीं -5 मीटर लिखोगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, इस दिशा में नहीं है, उसके विपरीत दिशा में है। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है अगर गति विपरीत दिशा में हो रही है। मैं तुमसे क्या कहा,
दूरी ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है अगर गति विपरीत दिशा में हो रही है। क्या मेरी बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आती है? तो बोलो हाउ। अब जरा ध्यान से देखना, तुम कुछ कुछ कंक्लूजन देखो। कंक्लूजन ये है कि क्या किसी भी केस में विस्थापन का मान दूरी से बड़ा है? तो तुम कहोगे नहीं है सर। एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में विस्थापन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन छोटा जरूर है। पहले केस में तो दूरी और विस्थापन समान है, पहले केस में तुम देखोगे तो तुम्हें पहले केस में दूरी और विस्थापन समान मिले। दूसरे केस में दूरी की वैल्यू ज्यादा है विस्थापन से लेकिन कम नहीं है। तीसरे केस में भी दूरी की वैल्यू ज्यादा है। चौथे केस में भी देखोगे तो दूरी की वैल्यू ज्यादा है। मतलब दूरी विस्थापन के या तो बराबर होगी या विस्थापन से बड़ी होगी। देखो यहां पर दूरी बड़ी है, यहां पर दूरी बड़ी है, यहां पर दूरी बड़ी है, लेकिन यहां पर बराबर है। तो अगर विस्थापन में और दूरी में मैं क्या लिखूंगा प्यारे बच्चे, संबंध बताऊंगा, तो दूरी और विस्थापन में ये संबंध है कि दूरी या तो बड़ी हो सकती है, किससे बताओ, विस्थापन से। दूरी या तो बड़ी होगी विस्थापन से या बराबर हो सकती है। दूरी या तो बड़ी होगी विस्थापन से, डिस्टेंस आइदर ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। कभी भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो डिस्टेंस से छोटी नहीं होगी। कभी भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से छोटी नहीं होगी। बोलो हाउ। तो आप कहेंगे यस सर। तो इन चार सिचुएशन से हमें पता लगा कि दूरी की वैल्यू विस्थापन के बराबर हो सकती है या बड़ी हो सकती है। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं होगा, है ना। तो आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, क्या दूरी ऋणात्मक हो सकती है? नहीं सर, किसी सिचुएशन में दूरी ऋणात्मक नहीं है। लेकिन क्या विस्थापन, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? यस सर, दिख ही रहा है। फोर्थ सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव निकल के आया बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट थी, है ना। तो यहां पर प्यारे बच्चे हमने जो कुछ भी यहां पर हमने समझा, अंडरस्टैंड किया, उसको यहां पर देखते हैं। पहला पॉइंट तो लिखा है कि किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें समझाया था, अभी भी समझा दिया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप समझ गए। देखो क्या लिखा हुआ है, यह धनात्मक राशि है, मतलब कि डिस्टेंस, मतलब कि दूरी जो है प्यारे बच्चे, डिस्टेंस की यदि हम चर्चा करें तो जो डिस्टेंस है ना प्यारे बच्चे, वो कभी भी क्या नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करूं, डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करूं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। देख ही पा रहे हो तुम, देख ही पा रहे हो। इस वाले केस में जीरो हो गई, इस वाले केस में ऋणात्मक हो गई, और ऊपर वाले दोनों केसों में कैसी है? धनात्मक है। तो विस्थापन जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना। चलो एक और चीज बताते हैं। देखो ये डिस्टेंस जो होता है, इसमें प्यारे बच्चे हमें डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं। किसी भी दिशा में गति हो रही हो, गति को हमेशा हम धनात्मक लेते हैं। किसी भी दिशा में गति हो रही हो, दूरी को हमेशा धनात्मक लेते हैं, क्योंकि दूरी अदिश राशि है। तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि सर दूरी जब विपरीत दिशा में जब हम गति कर रहे थे तो दूरी को ऋणात्मक क्यों नहीं लिया? क्योंकि दूरी को ऋणात्मक इसलिए लेते क्योंकि दूरी अदिश राशि है, तो उसमें दिशाओं का कोई मतलब नहीं रहता। किसी भी दिशा में गति हो रही हो, दूरी तो हम कुल लंबाई को जोड़कर निकाल देंगे, है ना, क्योंकि दूरी अदिश राशि है। जबकि विस्थापन सदिश राशि है। तो सदिश राशि का मतलब क्या होता है कि अगर इस दिशा में किसी क्वांटिटी को पॉजिटिव मान रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव मानोगे। ये सदिश के साथ विशेष बात होती है ना। तो सदिश के साथ विशेष बात होती है। तो विस्थापन हमारा क्या है बताओ? सदिश राशि है, जबकि हमारा दूरी अदिश राशि। अभी देखो दूरी क्या हो सकती है, या तो बड़ी होगी या क्या होगी बताओ? बराबर होगी। मैंने दूरी को इस तरफ लिख दिया, है ना, दूरी को इस तरफ लिख दिया। इस देखो दूरी या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। अब ये मत कहना कि सर तो कंफ्यूज कर दिया। अरे जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी तो मुंह इसी तरफ खुला है, यहाँ पर भी तो देखोगे तो मुंह इसी तरफ खुला है, इसी तरफ मुंह खुला है, मतलब दूरी क्या है? बड़ी है। दूरी क्या है? बड़ी है। किससे बताओ? विस्थापन से, हाँ या ना। ये नालायको टाइप के क्वेश्चन मत करने लगना, ठीक है। आ जाओ। अब देखो जरा ध्यान से, तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, क्या ये क्लियर विजिबल है? इज दिस विजिबल टू ऑल? ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है। अब मैं प्यारे बच्चों पाथ नंबर ए की चर्चा करूं। ये ए है, ये पाथ नंबर बी है, ये पाथ नंबर सी है, ये पाथ नंबर डी है। अगर मान लो तुम पाथ ए से चल के गए, अगर तुम पाथ ए से चल के गए हो, तब दूरी कितनी चली तुमने? ए से लेके बी तक जाने में तुम 40 मिनट, ए से लेकर इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जाने में तुम 40 किलोमीटर चले। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन किसे कहते हैं? सर विस्थापन, विस्थापन तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम। तो मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच की क्या है बताओ?
10 मीटर है तो विस्थापन 10 होगा। अगर तुम इस वाले मार्ग से गए हो तो दूरी की वैल्यू बदलेगी, दूरी 15 मीटर है लेकिन विस्थापन अभी भी क्या है 10 है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है फाइनल और अंतिम के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। इससे जाओगे तो क्या है बताओ, दूरी 30 किलोमीटर है लेकिन विस्थापन क्या है बताओ 10 मीटर है। तो विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट रूट होता है। विस्थापन जो होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी। इसलिए विस्थापन के साथ देखोगे तो एक ही ट्रैक डेवलप होता है, लेकिन डिस्टेंस के साथ, दूरी के साथ कई सारे मार्ग बन सकते हैं, है ना। और देखो जैसे अगर मैं तुमसे इस एग्जाम्पल में तुमसे कैलकुलेट करने को कहूं, इस एग्जाम्पल में अगर मैं तुमसे कैलकुलेट करने को कहूं, है ना, कि देखो जरा ध्यान से, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसने यहां से चलना चालू किया, ठीक है, चलते 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 मान लो वो यहां गया, ठीक है, चलते चलते कहां चला गया, यहां चला गया, इसके बाद यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, या इसको रहने दो, एक बना के दिखाता हूं तुम्हें, बना के दिखाता हूं ना। यहाँ लो, किसी ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना चालू किया, 5 मीटर की डिस्टेंस चला वो, इसके बाद वो प्यारे बच्चे यहाँ पर 8 मीटर की डिस्टेंस चला, इसके बाद प्यारे बच्चे वो यहाँ पे 5 मीटर की डिस्टेंस फिर चला, इसके बाद प्यारे बच्चे वो 5 मीटर की डिस्टेंस फिर चला। तो वो ए से पहले कहाँ गया, 5 मीटर चल के कहाँ गया, बी पर गया, फिर 8 मीटर चल के कहाँ गया, सी पर गया, फिर 5 मीटर चल के कहाँ गया, डी पर गया, फिर 5 मीटर चल के कहाँ पर आया, ई पर आया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे तुम वैल्यू बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तुम मुझे बताओ, सो क्या निकल के आएंगी। तो अगर तुम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखोगे यहां पर, तो तुम्हें क्या पता लग रहा है कि ये कितना है बताओ, 5 मीटर है। कुल चली गई दूरी को क्या कहेंगे, कुल लंबाई दूरी कहलाएगी। तो कुल ये कितना चला, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, तो टोटल कितना चला बताओ, ये दूरी हो जाएगी यहाँ पे 23 मीटर हो जाएगी। बट अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो फाइन इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, ये टोटल 8 है और अगर ये 5 है तो ये कितनी बची, 3 मीटर बची, तो ये 3 मीटर हो जाएगी। तो विस्थापन कितना होगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की मिनिमम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, तो ये हो गया 3 मीटर। कुछ इस तरह से क्वेश्चन तुमसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, हाँ या ना। बोलो हाँ, सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक बार ट्रिपल एस लिख के दिखाओगे। क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, ट्रिपल एस का मतलब शिवम सर साइंस, शिवम सर के साथ साइंस पढ़ने का कुछ अलग फायदा हो रहा है या नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, एक अच्छा सा प्रश्न लगा लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो तुमसे कह रहा है दूरी और विस्थापन बताओ। सर बता देंगे, आपने बताया कि विस्थापन चले गए पथ की कुल लंबाई होती है, आपने बताया कि जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक अंतिम बिंदु के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है और दूरी चले गए पथ की कुल लंबाई होती है, बता देंगे, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो कोई कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक अर्धवृत्ताकार मार्ग में चल के जाता है, ये क्या होता है, अर्धवृत्त है, देखो उसने लिखा भी है कि सेमी सर्कल है। तो कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सेमी सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक सेमी सर्कुलर पाथ में चल के जा रहा है तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, निकाल देंगे सर, क्या दिक्कत है। सर डिस्टेंस तो होती है चले गए पथ की रियल लेंथ, कि रियल में वो कितना ट्रेवल किया हुआ है। तो सर रियल में वो उसने इतना ट्रेवल किया, ये इतना ट्रेवल किया उसने, तो ये तो क्या है सर, ये तो सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस है, अर्धवृत्त की क्या है, ये तो परिधि है। तो सर पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, और आधे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, πr। तो चली गई दूरी क्या हो जाएगी,
चली गई दूरी कितनी है, कितनी दूरी चला वो, पाई आर डिस्टेंस चला। पाई आर तो क्या हो गई, दूरी हो गई। भाई दूरी किसे कहते हैं, दूरी कहते हैं वास्तव में वो कितना चला उसे दूरी कहा जाता है। और वास्तव में कितना चला, वो अर्धवृत्ताकार मार्ग में चल रहा है, वो ए से बी तक अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करते हुए वो जा रहा है। तो हमने देखा कि भैया वो ए से बी तक सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करते हुए गया, तो सेमी सर्कल आधे वृत्त की त्रिज्या होगी कितनी, 2 पाई r/2। तो आंसर क्या आ गया, पाई आर आ गया। आंसर क्या आ गया, पाई आर आ गया। हाँ या ना, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। तब कहोगे हाँ सर। अब विस्थापन क्या होगा, विस्थापन तुम जानते हो सर के ये इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, इनके बीच की मिनिमम दूरी। तो त्रिज्या आर दी है, इसकी त्रिज्या कितनी दी है, आर दी है। और आप जानते हैं ये पूरा व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर को डी से लिख रहे हैं। तो ये आर यहां से यहां तक हो जाएगी, आर और आर। ठीक है, तो आप जानते हैं वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, वृत्त का व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो विस्थापन कितना निकल के आएगा, विस्थापन निकल के आएगा 2r। 2r विस्थापन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए से लेके बीच तक ये व्यास है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। और यही मिनिमम डिस्टेंस होगी इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस उसका व्यास ही होगा। तो ये विस्थापन की वैल्यू आ गई यहाँ पे। क्या समझ में आ रही है मेरी बात तुम्हें, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आती है, हाँ या ना। ठीक है, अब आ जाओ। अब जब दूरी और विस्थापन में अंतर क्लियर हो गया है, तो अब हम पढ़ सकते हैं चाल और वेग में अंतर। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चे हमें देखना है चाल और वेग में अंतर। भाई तुम्हें दूरी समझ में आ गया तो तुम चाल समझ लोगे, विस्थापन समझ में आ गया तो वेग समझ जाओगे, बस। और कुछ थोड़ी है इसमें, और कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, बस इतना ही तो है। तो देखो चाल और वेग में अंतर देखते हैं। इसको कहते हैं अपन स्पीड, और इसको कहते हैं वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस देख रहे हैं। हाँ आ जाओ। तो देखो यार ध्यान से, अगर मैं देखूं तो प्यारे बच्चे मैं क्या कहता हूं, चाल जो होती है ना, तुम्हें सबको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। मतलब समय के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितनी दूरी चल रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। हाँ या ना, तो आप कहोगे हाँ सर। ठीक है, तो दूरी बटे समय क्या हो जाता है, चाल हो जाता है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की चर्चा करूं कि वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। दूरी में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। व्हाट चेंज, अगर मैं विस्थापन की अगर मैं वेग की चर्चा करूं, वेलोसिटी की चर्चा करूं कि वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो वेग होता है प्यारे बच्चे विस्थापन परिवर्तन की दर, समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बताओ, समय के साथ विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। मतलब कि डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज व्हाट, स्पीड। व्हाट डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, और दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। सर हमें एक बात पता है कि हमारी दूरी अदिश राशि थी, तो मेरी चाल भी क्या हो जाएगी, मेरी चाल भी अदिश राशि हो जाएगी। चाल भी मेरी क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, क्योंकि दूरी मेरी अदिश राशि थी, उस समय तो अदिश होता ही है। सर चूंकि मेरा विस्थापन सदिश राशि था, इसलिए मेरा वेग क्या निकल के आएगा, इसलिए मेरा वेग भी सदिश राशि निकल के आएगा। क्योंकि मेरा विस्थापन सदिश राशि था, इसलिए वेग सदिश निकल के आएगा। सर चूंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए चाल देखोगे तो चाल कभी भी क्या नहीं होगी, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि प्यारे बच्चे आप जानते हैं कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी हमेशा या तो धनात्मक होगी या जीरो हो सकती है, लेकिन दूरी कभी भी क्या नहीं हो सकती है, ऋणात्मक, इसलिए चाल कभी ऋणात्मक नहीं होगी। लेकिन सर आपने मुझे बताया है कि विस्थापन तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। तो अगर विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वेग ऋणात्मक निकल आएगा, विस्थापन धनात्मक होगा तो वेग धनात्मक निकल आएगा, विस्थापन जीरो होगा तो वेग जीरो निकल आएगा। मतलब जो प्यारे बच्चे मेरी वेलोसिटी मतलब वेग है ना, ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव भी हो सकता है स्टूडेंट्स, और ये जीरो भी हो सकता है।
और ये क्या हो सकता है बताओ, 0 भी हो सकता है। सर आपने एक कंसेप्ट मुझे और बताया है, वो क्या बताया है? आपने बताया है कि दूरी का मान विस्थापन से हमेशा ज्यादा होता है। देखो बटे में तो दोनों के समय है, यहां भी समय है, यहां भी समय है, लेकिन आपने बताया कि दूरी विस्थापन से ज्यादा होती है, इसलिए चाल का मान विस्थापन से ज्यादा निकलेगा या बराबर निकलेगा? दूरी या तो विस्थापन के बराबर होती है या ज्यादा होती है, दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं होती। इसलिए चाल का मान या तो विस्थापन के बराबर या तो वेग के बराबर आएगा, चाल का मान या तो वेग के बराबर आएगा या सर वेग से क्या आएगा बताओ, ज्यादा आएगा। तो अगर मैं प्यारे बच्चे किसी भी ऑब्जेक्ट के, अगर मैं किसी भी वस्तु की चाल और वेग में अंतर देखूं तो चाल या तो वेग से क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है। या क्या होगी बताओ, बराबर होगी। ये कब होगा? अगर दूरी और विस्थापन बराबर है तो चाल और वेग बराबर होंगे। अगर दूरी बड़ी है विस्थापन से तो वे चाल बड़ी हो जाएगी किससे, वेग से। हाँ या ना? तो आप कहोगे हाँ सर। तो ये चाल और वेग में अंतर देख लिया मैंने। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। एक चीज तो होती है प्यारे बच्चे, एक चीज, अब चाल की चर्चा करें तो चाल दो प्रकार की, ध्यान रखो। अगर चाल की मैं चर्चा करूं प्यारे बच्चे तो दो प्रकार की चाल ध्यान रखो। एक तो होती है तत्कालीन चाल, तत्कालीन चाल जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, और दूसरी होती है औसत चाल। दूसरी होती है क्या बताओ, औसत चाल। तत्कालीन चाल होती है किसी क्षण में, किसी क्षण विशेष में, क्षण विशेष में वस्तु की चाल, किसी क्षण विशेष में वस्तु की जो चाल होती है वो तत्कालीन चाल कहलाती है। जैसे तुमने गाड़ी के मीटर में नजर मारी तो तुम्हें स्पीड दिखाई दी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, थोड़ी देर बाद नजर मारी फिर दिखाई दी 55 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर नजर मारी तो दिखाई दी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर नजर मारी दिखाई दी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जब तुम नजर मार रहे हो तब तुम्हें क्या मिल रही है बताओ, तत्कालीन चाल अलग अलग होती है। तो तत्कालीन चाल हर क्षण में बदलती है। तो किसी क्षण विशेष की चाल, इस क्षण जब मैंने नजर मारी तुरंत की चाल, वो क्या कहलाती है बताओ, तत्कालीन चाल कहलाती है। लेकिन औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है प्यारे बच्चे कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल की यदि चर्चा करोगे, औसत चाल क्या होती है, तो तुम देखोगे प्यारे बच्चे, औसत चाल अगर तुम देखोगे तो ये होती है कुल दूरी की, किसी वस्तु ने कुल दूरी कितनी चली और उसको कुल समय कितना लगा, उसको कुल समय कितना लगा, इसे क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। इसे औसत चाल कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही वेग भी दो प्रकार के होते हैं। ऐसे ही अगर तुम वेग देखोगे ना तो वेग भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यारे बच्चे तत्कालीन वेग, तत्कालीन वेग होता है। देखो चाल और वेग में ये अंतर है प्यारे बच्चे कि चाल में मैं कभी भी दिशा नहीं देखता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि कोई वस्तु 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर की दिशा में जा रही है, तो अगर मैंने दिशा बता दी, चाल के साथ यदि दिशा बता दोगे ना तो वो चाल नहीं कहलाएगी, फिर वेग कहलाने लगेगा। क्योंकि दिशा किसकी होती है, विस्थापन की, और विस्थापन परिवर्तन की दर क्या है, वेग कहलाता है। तो अगर चाल को अकेले बोल रहे हो, बिना दिशा के बोल रहे हो, तो वो चाल है, और चाल के साथ यदि तुमने दिशा जोड़ दी तो वो वेग बन जाएगा। जैसे मैंने बोला कोई वस्तु 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व की ओर जा रहा है, तो उसमें क्या है बताओ प्यारे बच्चे, रफ्तार भी है प्लस तुमने उसमें दिशा भी जोड़ दी, तो वो क्या बन जाएगा, वेग कहलाया जाएगा। एक तो होती है हमारी तत्कालीन वेग। तत्कालीन वेग क्या होता है, किसी क्षण विशेष में, किसी क्षण विशेष में, विशेष में वस्तु का वेग। और एक होता है औसत वेग। एक होता है क्या बताओ, एक होता है औसत वेग, दूसरा होता है प्यारे बच्चे औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, और कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय क्या था, औसत चाल थी, और कुल विस्थापन बटे कुल समय क्या है, औसत वेग है ना? अब देखो यहां से प्रश्न आते हैं प्यारे बच्चे, यहां से प्रश्न आते हैं, है ना? तो जो मैंने यहां समझाया है प्यारे बच्चे वही लिखा हुआ है, ठीक है? जो समझाया वही यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है? ठीक है, आ जाओ।
देखो, अब प्यारे बच्चे तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बात तो मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चे कैसे, हाँ, कि गाड़ी में लगा स्पीडोमीटर क्या बताता है। आपसे एक प्रश्न आता है कि गाड़ियों का स्पीडोमीटर क्या बताता है ना। तो गाड़ी में 2 मीटर लगे होते हैं प्यारे बच्चे। अगर मैं गाड़ी की चर्चा करूं तो गाड़ी में 2 मीटर लगे होते हैं। एक तो लगा होता है गाड़ी में स्पीडोमीटर। तो ये प्रश्न तुमसे ईएसबी ने कई बार पूछा है कि स्पीडोमीटर क्या बताता है। तो गाड़ी में लगा स्पीडोमीटर, जैसे तुम स्पीडोमीटर में नजर मारोगे ना, तो वो किसी क्षण की चाल बता रहा है, क्योंकि वो चाल हर स्पीडोमीटर में जो चाल है ना वो हर क्षण बदल रही है। जितनी तेज गाड़ी उतनी ज्यादा चाल, जितनी कम गाड़ी चल रही है उतनी कम चाल है। गाड़ी जितनी स्लो हो उतनी कम चाल है। तो जैसे तुमने गाड़ी के मीटर में नजर मारी, चाल मिली 40 किलोमीटर प्रति घंटा, थोड़ी बार देखी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो एक क्षण की चाल है, हर क्षण बदल जा रही है। तो तुमसे प्रश्न पूछता है कि गाड़ी में लगा स्पीडोमीटर क्या बताता, तो ये तात्कालीन, तो ये तत्कालीन चाल बताता है। तत्कालीन क्या बताता, बताओ, चाल बताता है। ठीक है। लेकिन अगर तुमसे पूछे गाड़ी में लगा ओडोमीटर क्या बताता है, गाड़ी में एक और मीटर लगा होता है जिसे ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर बताता है कुल चली गई दूरी। ये वही मीटर है गाड़ी का जिससे तुम ये पता लगाते हो कि तुम्हारी बाइक अभी तक कुल कितने किलोमीटर चली है। जब तुम सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो कि ये गाड़ी 50,000 चली है केवल। तो कुल कितनी दूरी चली है, वो जिस मीटर से पता लगता है उसी को क्या कहते हैं, ओडोमीटर। तो ये कुल चली गई दूरी बताता है, कुल चली गई दूरी बताता है। तो तुमसे प्रश्न पूछा जाता है कि गाड़ी में लगा स्पीडोमीटर क्या बताता है, तो ये तत्कालीन चाल बताता है। गाड़ी में लगा ओडोमीटर क्या बताता है, तो ये कुल चली गई दूरी बताता है। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, एक बार रुक जाओ जरा, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं। देखो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं। देखो ध्यान से, ये देखो, ये दिख रहा तुम्हें। तो ये जो मीटर है बाहर वाला, ये जो बाहर वाला मीटर, ये क्या है, स्पीडोमीटर है, जो तुम्हें चाल बताएगा। जैसे स्पीड बढ़ाओगे तत्कालिक चाल बदल जाएगी। और ये जो अंदर लगा ये ओडोमीटर है, जो कुल चली गई दूरी बताता है, जो कुल चली गई दूरी बताता है। मेरी बात समझ में आई तुम्हें, बहुत अच्छे से आ गई, तो बोलो हाउ। चलो, तो अब इसको सेट कर देते हैं। जो काम की चीज़ें नहीं है, जो कल बता चुके थे, उनको हटा देते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कान खुजाने लग जाओगे, नहीं तो तुम कान खुजाओगे भैया, नहीं तो तुम कान खुजाओगे भैया। तो इसको यहाँ से उठाते हैं, इसको 1 मिनट में सेट कर दूं तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे ही लिए, केवल तुम्हारे लिए इसको मैं सेट कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ, है ना। चलो, एक मिनट में सेट कर दूँ इसको, ताकि पीडीएफ जब सेव हो तो तुम्हें आसानी से मिल जाए, है ना, तुम्हें नोट्स बनाने में समस्या ना जाए। इसलिए मुझे सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मुझे सीक्वेंस का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसको भी हटाओ, ये काम की चीज़ नहीं है, अलग से बता तो दिया, है ना। आ जाओ, ये सेव हो गई फाइल, ये सेव हो गई फाइल। चलो, जब तक तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या।
पढ़ने में मजा आ रहा है क्या? बोलो। चले आगे, अब आ जाओ। अब देखो, अब अगर किसी वस्तु की तत्कालीन चाल शून्य है, तत्कालीन चाल शून्य कब हो सकती है? जब वस्तु रुकी हुई है। भाई गाड़ी में तुम देख रहे हो मीटर में 40 किलोमीटर घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, लेकिन कभी 0 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए तो वो तो तभी आ सकता ना जब वस्तु रुकी हुई हो। तो तत्कालीन चाल शून्य है, मतलब वस्तु रुकी हुई है। औसत चाल शून्य कब हो सकती है? औसत चाल का मतलब होता है सर कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। कुल चली गई दूरी बटे कुल समय तो तभी शून्य आ सकता है जब वस्तु ने चलना ही शुरू ना किया हो, मतलब वस्तु अभी तक चली ही ना हो। देखो तत्कालीन चाल शून्य है, इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु अभी चली ही नहीं है। वस्तु चली तो है लेकिन अभी रुकी हुई है। जैसे मान लो मैंने यहां से चलना चालू किया, यहां से चलना चालू किया, यहां से चलना चालू किया, यहां पर आ गया। किसी ऑब्जेक्ट ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना चालू किया, चलते चलते सी पर आकर ए पे चलना चालू किया, बी पर भी चाल इतनी रही, सी पर आकर उसकी चाल 0 हो गई। सी पर आकर उसकी चाल कितनी हो गई बताओ? 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो अगर तुमने सी पर देखा तो सी पर तत्कालीन चाल 0 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु चली ही नहीं है। वस्तु चल रही थी बेटा, लेकिन अभी रुकी हुई है, सी पर रुकी हुई है। लेकिन अगर औसत चाल शून्य है, औसत चाल तो सभी शून्य हो सकती जब वस्तु चली ही ना हो, जब वस्तु स्टार्ट ही ना हुई हो। लेकिन तत्कालीन चाल शून्य, इसका मतलब यह है कि वस्तु अभी रुकी हुई है, पहले चली थी या नहीं चली वो नहीं पता, अभी रुकी हुई है। अगर वस्तु का तत्कालीन वेग शून्य है तो यह भी वही बताता है कि वस्तु अभी रुकी हुई है। तत्कालीन वेग शून्य है तो मतलब बताता है वस्तु अभी रुकी हुई है। लेकिन अगर किसी वस्तु का औसत वेग शून्य है तो यह बताता है कि या तो वस्तु ने अभी चलना शुरू नहीं किया, या वस्तु वहीं पर वापस आ गई जहां से शुरू हुई थी। कैसे? भाई जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ने ए से चलना चालू किया, चलते चलते बी पर गया और फिर लौट के ए पर आ गया। तो अगर तुम विस्थापन निकालोगे तो प्रारंभिक बिंदु भी यही हो जाएगा, और चूंकि इसी पर लौट कर आ गया तो अंतिम बिंदु भी यही हो जाएगा। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय अगर तुम लिखोगे तो ये क्या होता है? औसत वेग होता है। ये औसत वेग होता है। तो कुल विस्थापन कितना है? कुल विस्थापन 0 हो गया, क्योंकि जहां से चलना शुरू किया वहीं पर आ गया। तो अगर किसी वस्तु ने जहां से चलना चालू किया है वहीं पर वापस आ जाएगी तो प्यारे बच्चे उसका औसत वेग शून्य मिलेगा, क्योंकि विस्थापन शून्य हो रहा है। तो अगर किसी वस्तु का औसत वेग शून्य है तो वो ये बता रही है कि या तो वस्तु ने चलना ही शुरू नहीं किया, या फिर चलना तो शुरू किया था, वहीं पर आ गई जहां से उसने चलना शुरू किया था। तो ये चार चीजें समझ में आई हैं तो ठीक है, अन्यथा सीधी याद कर लो, बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। इन कंक्लूजन को सीधे याद कर लो अगर नहीं समझ आया तो। वैसे इसमें कुछ समझने लायक है नहीं रे लाला, कुछ भी नहीं है लल्ला इसमें समझने लायक, सीधा याद कर ले तू। समझ में आ गई मेरी बात? तो बोलो हाँ सर। चलो एक बेहतरीन क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की ने एमपी पुलिस की दौड़ में शामिल हुई, ठीक है, उसका रिटर्न निकल गया और फिजिकल में शामिल हुई वो। इसमें उसने 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी थी। उसने एक वृत्ताकार मैदान में दौड़कर अपनी दौड़ पूरी क्वालिफाई की। इस दौरान उसका चाल शून्य होगी, वेग शून्य होगा, औसत चाल शून्य होगी, औसत वेग शून्य होगा, है ना? अगर कोई वस्तु देखो जहां से चली है, ध्यान से सुनना, ये यहां से चली थी और वापस लौट के यहीं पर आ गई, जिस बिंदु से चली थी वहीं पर वापस आ गई, तो प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है। तो जब तुम क्या लिखोगे? औसत वेग लिखोगे ना प्यारे बच्चे, औसत वेग लिखोगे तो औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना है? ए से चलना चालू किया था और बी पर आ गया, मतलब कुल विस्थापन 0। और समय तो लगा ही होगा, समय तो 4 मिनट मान लो लगा है। तो 0 में किसी भी चीज का भाग दोगे, 0 में किसी भी चीज का भाग दोगे बेटा, तुम 0 में किसी भी चीज का भाग दोगे तो आना तो क्या है? कुल विस्थापन 0 है, बटे समय तो 4 सेकंड लगा, तो क्या आएगा? 0। तो प्यारे बच्चे उसका औसत वेग क्या है बताओ? शून्य है, औसत वेग शून्य है। उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0 है। मेरी बात समझ पा रहे हो तुम? हाँ या ना? बोलो हाउ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अगला जो कंसेप्ट है प्यारे बच्चे, अगला जो कंसेप्ट है आपके साथ वो है किसका? त्वरण का। अगला जो कंसेप्ट है वो किसका है? त्वरण का है।
अगला हमें पढ़ना है त्वरण। उसके पहले एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन मिल जाए आपके लिए तो बता देता हूँ। चलो, तो अभी हेडिंग डालो एक्सेलरेशन। अगला जो कंसेप्ट है प्यारे बच्चे आपके साथ वो है किसका बताओ? त्वरण का है, कि त्वरण किसे कहते हैं। अगली जो चीज हमें समझनी है आपके साथ वो समझनी है त्वरण, कि त्वरण किसे कहा जाता है। मतलब हमें प्यारे बच्चे आपके साथ एक्सेलरेशन समझना है। शॉर्ट में लिख रहा हूं कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ प्यारे बच्चे, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। त्वरण अपने आप में क्या है प्यारे बच्चे? एक बड़ा चैप्टर है। इस बड़े चैप्टर को फिनिश करने के लिए हमें लगभग लगभग देखें, इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए लगभग लगभग हमें 1 घंटे की क्लास की आवश्यकता होगी। सो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सेलरेशन को कवर करेंगे। सो वी विल कवर दिस एक्सेलरेशन इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, तो अभी तक जो भी पढ़ा है इसमें कोई भी डाउट हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके, जब ये वीडियो एंड हो जाए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन पे अपनी नजर रखता हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है मैं कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट डाल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट आपका इंतजार कर रहा है, मतलब मैं आपके प्यारे से कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। एक बार जरा कंक्लूड करता हूं कि आज की कहानी में क्या बताया। तो आज की कहानी में प्यारे बच्चे हमने आपको सबसे पहले दूरी और विस्थापन के बारे में बताया कि दूरी किसे कहते हैं। तो आप जानते हो सर, चले गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और आप जानते हैं कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, दूरी एक अदिश राशि है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य हो सकता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। हमने ये 4 केस देखे। इन 4 केस से हमें दूरी और विस्थापन में संबंध मिल गया कि दूरी या तो बराबर होगी विस्थापन के, या दूरी बड़ी ही होनी है। दूरी छोटी तो नहीं हो सकती विस्थापन से, दूरी छोटी तो नहीं हो सकती विस्थापन से। ये कंक्लूजन हमें मिल गया। इसके बाद हम आगे बढ़े प्यारे बच्चे, तो हमने आपको क्या बताया? इसके बाद हमने आपको कुछ प्रश्न बताए। इसके बाद हमने ये देखा कि चाल और वेग में क्या अंतर है। तो चाल और वेग में अंतर देखा तो हमें पता लग गया सर कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। और एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ये एक प्रकार की अदिश राशि है। और आप जानते हैं एक प्रकार की कैसी, बताओ? सदिश राशि है। चूंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, है ना, इसलिए प्यारे बच्चे चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। चाल ऋणात्मक धनात्मक ही होगी या शून्य हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, है ना। लेकिन वेग ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य हो सकता है, ये मैंने तुम्हें बताया। ये फॉर्मूले भी बताए दोनों के, दोनों के क्या बताया? फॉर्मूले भी। एक इनमें संबंध भी बताया, क्योंकि विस्थापन जो है दूरी से बराबर या छोटा होता है, इसलिए प्यारे बच्चे वेग देखोगे तो वेग चाल से बराबर या छोटा होगा। या इसका उल्टा कह लो कि चाल जो है वो वेग के बराबर होगी या वेग से क्या होगी? ज्यादा होगी। हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ सर। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आई। फिर हमने आपको औसत चाल और तत्कालीन चाल और औसत चाल के बारे में बताया। फिर तत्कालीन वेग और औसत वेग के बारे में बताया। इसके बाद प्यारे बच्चे हमने आपको ओडोमीटर और स्पीडोमीटर के बारे में बताया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया कि स्पीडोमीटर क्या बताता है? तो तत्कालीन चाल बताता है। और ओडोमीटर क्या बताता है? कुल चली गई दूरी को बता रहा होता है ना, कुल चली गई दूरी को बता रहा होता है। कुछ इस तरीके से हमने आपको डायग्राम भी दिखाया, दिखाया क्या? हाँ, ये डायग्राम भी आपने देखा। तो उसको उठा के ऊपर ले चलते हैं। हाँ, यहाँ चलते ठीक है। फिर तत्कालीन चाल, औसत चाल का क्या मतलब है? तत्कालीन वेग और औसत वेग का क्या मतलब है? ये 4 कंडीशन आपको बताई। ये 4 कंडीशन हमने देखी। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, अब प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्लास की शुरुआत हम करेंगे कहाँ से बताओ? एक्सेलरेशन से, त्वरण से हम अपने नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करेंगे। तो हमारा अगला जो चर्चा का बिंदु रहने वाला है आपके साथ वो है एक्सेलरेशन, मतलब कि त्वरण की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चे आप सभी को जानकारी है कि 31 तारीख को आप जानते हैं कि तांडव क्लासेस पे महा ऑफर चल रहा है। तो आप भी प्यारे बच्चे तांडव क्लासेस से जुड़िए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ठीक है, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, और महा ऑफर का आप भी क्या उठाइए? लाभ उठाइए। आप भी इस महा ऑफर का हिस्सा बनिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो रिवीजन करते रहना है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है। रिवीजन और प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं करना है। सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, चिंता करने की विषय नहीं, चिंता का कोई बात नहीं है। रिवीजन आप लोग अपने तरफ से डेली करो,
डेली कम से कम 2 घंटे, डेली कम से कम 2 घंटे सोने से पहले के रिवीजन के होना चाहिए। देखो एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे में यही अंतर होता है कि सिलेक्शन लेने वाले बच्चा रिवीजन को भी उतनी इंपॉर्टेंस दे रहा होता है जितना पढ़ने को दे रहा है। इवन तुम्हारी पढ़ाई 1-2 घंटे के पीछे हो जाए, लेकिन रिवीजन का शेड्यूल नहीं टूटना चाहिए। किसी दिन तुम नहीं पढ़ोगे चल जाएगा, नया नहीं पढ़ोगे चल जाएगा, लेकिन पुराना जो पढ़ा उसका रिवीजन ना करो, ये नहीं चल पाएगा। रिवीजन डेली बेसिस पे होना चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही प्यारे बच्चे आपकी सफलता को सुनिश्चित करवाता है। अन्यथा नोट्स में लिख लेने से सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ। जिन स्टूडेंट्स ने रिवीजन किया है, चीज़ों को किताब से उठा के यहाँ तक लाए हो, उन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो रिवीजन को स्ट्रांग रखो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।